नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं एवं रीति रिवाज। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो चलो हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहली आपकी प्रथा आती है नाता प्रथा। देखिए दोस्तों, नाता प्रथा आप सभी जानते हैं, नाता किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रथा में क्या होता है, पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसे कहते हैं नाता प्रथा। ठीक है, आगे देखिए सती प्रथा। पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी द्वारा उसके शव के साथ चिता में जलकर मृत्यु को प्राप्त करना सती प्रथा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है। सती प्रथा पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो बताना है आपको इसमें सती प्रथा के बारे में कि पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी क्या करती है। जो पहले के रिवाज था कि पत्नी अपने पति के शव के साथ उसकी चिता में जलकर मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, उसे सती प्रथा कहा जाता था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी में सती प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया। मतलब सती प्रथा पर सबसे पहले रोक 1822 में बूंदी जिले में लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सती प्रथा पर सबसे पहले रोक किस जिले में लगाई गई, तो वह है बूंदी, या 1822 ईस्वी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को रोक लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसने क्या किया, उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 1829 में सरकारी अध्यादेश जारी किया और इस प्रथा पर रोक लगाई। तो याद रखना है कि किसने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय, या किस अंग्रेजी शासक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई, तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, राजस्थान की जो अंतिम सती हुई थी वो 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव है सिक्कर में, उसमें 18 साल की महिला, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम था रूप कंवर, वो सती हुई थी। तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान में अंतिम सती कब हुई या किसने कहाँ पे हुई, तो आपको बताना है दिवराला सिक्कर 4 सितंबर 1987 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। दास प्रथा। दास प्रथा में देखिए क्या होता है। सन 1832 में विलियम बेंटिंग ने दास प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में भी 1832 में सर्वप्रथम हाड़ौती क्षेत्र में, जो कोटा और बूंदी जिलों में जिले राज्य थे, उस टाइम पे राज्य बोला जाता था इनको, उस टाइम पे क्या की गई, इन पे रोक लगाई गई। ठीक है दोस्तों, और दास प्रथा में आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, प्राचीन समय से चलती आ रही है, जिसमें क्या करते हैं, युद्ध में क्या करते थे, लोगों को जब युद्ध जीत लिया जाता था तो उन लोगों को बंदी बना लिया जाता था, और उनका जो जो लोग थे बंदी, उनको उनका जो क्या किया जाता, क्रय विक्रय किया जाता था, मतलब उनको बेचा जाता और ख़रीदा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, उनको कहते थे दास प्रथा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। दहेज प्रथा। दहेज प्रथा आप सभी को पता है, जो वर्तमान में प्रचलित है, इस पर रोक लगाई जाने की कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन फिर भी इस पर रोक लगाई नहीं जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी क्या करते हैं, जो नेता हैं वो भी क्या करते हैं, दहेज लेने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 1961 में भारत सरकार ने दहेज विरोध अधिनियम पारित किया था, लेकिन इस समस्या का कोई निराकरण नहीं निकला है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, दहेज विरोध अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको बताना है 1961 में पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। बेगार प्रथा। बेगार प्रथा में क्या होता है, जो सामंत और जागीरदार होते थे या राजा थे, उनके द्वारा क्या किया जाता, रैयत से मुक्त सेवाएं ली जाती थी। रैयत होता है जो लोग होते थे, जो वो क्या करते थे, उनकी सेवाएं करते थे, उनको क्या करते हैं, तो उनसे क्या करते थे, मुक्त सेवाएं लेते थे, मतलब उनको पैसे भी नहीं देते, उनकी जो सेवा करते थे उनके बदले में उनको कोई पैसे नहीं मिलते थे। ठीक है, बिना पैसे के उनसे क्या करवाई जाती थी, अपने काम करवाए जाते थे, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में बोझा ढोने में, लकड़ी चीरने, मकानों को लीपने पोतने में, ठीक है दोस्तों, पानी भरने, घरेलू काम करने। ठीक है, तो ऐसे काम उनसे कराए जाते थे, उनको उनको कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। ठीक है, याद रखिएगा ना, बेगार प्रथा। बेगार प्रथा का अंत कब हुआ, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के समय इसका जो क्या हुआ, अंत हुआ। ठीक है, याद रखना, जो बेगार प्रथा थी उसका अंत कब हुआ, तो आपको बताना उसमें राजस्थान के एकीकरण के समय। आगे देखिए दोस्तों, विधवा विवाह। ठीक है दोस्तों,
विधवा विवाह, जो विधवा स्त्रियाँ होती हैं उनको क्या होता है, समाज में जो रहने नहीं जाता उनको अपशगुन माना जाता है। किसी भी अगर कार्य होता है, जो शुभ कार्य होता है, तो उसमें क्या कराया जाता है, उनको अलग रख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका विरोध करते हुए देखिए क्या हुआ, लॉर्ड जो डलहौजी थे द्वारा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए 1890 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। तो याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। ठीक है दोस्तों, और जो हिंदू थे, हिंदुओं में कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी क्या किया, इसका समर्थक किया। ठीक है दोस्तों, और चांदकरण शारदा थे, उन्होंने विधवा विवाह नामक पुस्तक लिखी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है विधवा विवाह। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए 1856 में कौन सा अधिनियम बनाया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसके द्वारा क्या क्या होने लगा कि जो विधवा महिलाएं थी तो उनका क्या किया जाने लगा, फिर से विवाह किया जाने लगा। और भारत में जो हिंदुओं में थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, अगर किसी हिंदू का नाम पूछे, भारतीय का नाम पूछे, तो इनका बताना है, और किसी अंग्रेज शासक का पूछे तो आपको लॉर्ड डलहौजी का बताना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, डाकन प्रथा भील व मीणा जाति में ज़्यादा प्रचलित थी। याद रखना, डाकन प्रथा भील व मीणा जाति में क्या थी, अधिक प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये क्या था, एक तरह का अंधविश्वास था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते थे, ऐसी जो स्त्रियाँ होती थी, स्त्रियाँ ज़्यादातर डाकन होती हैं, आपको सभी को पता है, वो होती तो क्या है, वो मानते हैं सभी। तो ये सब क्या था, अभिशाप होता था। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम 1853 में मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह, ठीक है दोस्तों, स्वरूप सिंह के काल में भील कोर कमांडेड जेपी ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में इस प्रथा पर रोक लगाई। तो याद रखना है आपको कि किस शासक ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई, तो आपको बताना है स्वरूप सिंह। और किस अंग्रेज ने लगाई, तो वो बताना आपको जेसी ब्रुक ने। ठीक है दोस्तों, और उदयपुर में इस पर रोक लगाई गई थी 1853 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आती है आपकी पर्दा प्रथा, जो अभी भी प्रचलित है ग्रामीण इलाकों में। ठीक है दोस्तों, जो स्त्रियाँ होती हैं वो बड़े लोगों से क्या करती हैं, पर्दा करती हैं, घूंघट निकालती हैं, वो होती है पर्दा प्रथा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका विरोध किया था। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पर्दा प्रथा का विरोध किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बंधुआ मजदूरी या सागड़ी प्रथा। तो याद रखिएगा, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है, जो राजस्थान में 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, सागड़ी निवारण अधिनियम राजस्थान में कब पारित हुआ, सागड़ी 1961 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बंधुआ मजदूरी और सागड़ी, जिसे सागड़ी प्रथा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो पूंजीपति लोग होते हैं, पूंजीपति मतलब जो महाजन, मतलब बड़े कुल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, राशि के बदले जो ब्याज होता था उसको जो व्यक्ति नहीं चुका पाता था, तो उसके बदले में उसको क्या करना पड़ता था, घर में काम, उसके जो घर में काम करना पड़ता था, उससे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उधार की राशि होती थी, उसको चुकाते वह उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती थी, और वह बंधुआ मजदूर बन के रह जाता था। तो याद रखना, राजस्थान की 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम पारित हुआ, जो बंधुआ मजदूरी के मुक्ति मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, समाधि प्रथा। समाधि आपको पता है, जो जिंदा लोग लेते हैं, जो साधु महात्मा ज़्यादा लेते हैं, समाधि प्रथा का पालना वो ज़्यादा करते हैं। सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे लुडलो। ठीक है, उनके प्रयासों से 1844 में जयपुर में समाधि प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया गया इसको, और 1861 में इस पर एक कानून बना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, बाल विवाह है। ठीक है दोस्तों, जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है बाल विवाह, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ठीक है दोस्तों, पिछड़े वर्ग हैं, उनमें ऐसा होता है। प्रतिवर्ष जो अक्षय तृतीया होती है, ठीक है दोस्तों, जिसे आखा तीज बोलते हैं, उसको सैकड़ों बाल विवाह होते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसको जो बाल विवाह का विरोध करने के लिए क्या किया गया, एक शारदा एक्ट चालू किया गया, जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1926 चालू किया गया, जो अजमेर के श्री हरविलास शारदा ने चालू किया था। ठीक है दोस्तों, शारदा एक्ट।
11 अप्रैल 1930 को यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस अधिनियम में लड़के की जो उम्र थी वो 18 वर्ष रखी गई और लड़की की 15 वर्ष रखी गई। ठीक है दोस्तों। और सन 1978 में इसमें फिर से संशोधन हुआ, जिसमें लड़का की उम्र 51 और लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो यह विवाह यह जो एक्ट है उसका जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया, बाल विवाह अंकुश अधिनियम 1978 नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सारदा एक्ट का संबंध किस से है, तो वो आपको बताना है बाल विवाह से है। ठीक है दोस्तों। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसे PCMA 2006 बोलते हैं, तो ये उस टाइम पे 10 जनवरी 2000 को अधिसूचित किया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया था। और 1 नवंबर 2007 से संपूर्ण देश में लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष की गई। और वर्तमान में लड़कियों की उम्र भी दोस्तों 21 ही कर दी गई है। तो याद रखिएगा, कहीं आपके आसपास कोई विवाह हो ऐसा तो आप उसको बता सकते हैं कि लड़की की उम्र भी 21 साल कर दी गई है और लड़के की उम्र भी 21 साल कर दी गई है। आगे देव की आपकी आती है डावरिया प्रथा। दो राजा थे, राजा जो उसकी जो अपनी लड़की का विवाह था तो उसको दहेज में क्या करना पड़ता था, उसकी जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको भी देना पड़ता था। तो दहेज तो देना पड़ता था ही, उसके साथ साथ कुंवारी जो कन्याएं थी, उसकी जो सहेलियाँ थी, उसकी जो दासियाँ थी लड़की की, उनको भी क्या करना पड़ता है, उनको भी दहेज में देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं डावरिया प्रथा। आगे देखिए अनुमरण। पति की मृत्यु कहीं और हो जाने पर दाह संस्कार को किए जाने पर पत्नी का उसके कोई चिन्ह या किसी अन्य वस्तु के साथ चितारोहण कर दिया जाता था। मतलब ये समझिए कि जब कोई पति की मृत्यु मतलब कहीं दूसरे देश में हो जाए तो उसकी पत्नी को क्या करना पड़ता था, उसके जो कोई भी उसका पति का चिन्ह होता था उसके साथ ही उसको क्या करना पड़ता था, दाह संस्कार होता, चितारोहण करना पड़ता था। मतलब ठीक है दोस्तों, सती होना पड़ता था। तो याद रखिएगा। आगे देखिए कन्यावध। कन्यावध जो भ्रूण हत्या करते हैं लोग, जो छोटी बच्चियों को जो छोटी उम्र में मार देते हैं, उसे कन्यावध कहते हैं। हार्डुती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में 1833 में व बूंदी राज्य में 1834 में कन्यावध पर रोक लगाई। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कन्यावध पर रोक सबसे पहले किस राज्य या किस जिले में लगाई गई, तो आपको बताना है कोटा, और उसके बाद बूंदी में लगाई गई। और किस अंग्रेज के काल में, वायसराय या के काल में लगाई गई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में लगाई गई। ठीक है दोस्तों, कन्यावध पर विरोध। केसरिया करना। आगे देखिए केसरिया जो राजपूत योद्धाओं द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो उस समय क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि कोई युद्ध हो रहा है और उसमें किसी राजा की हार निश्चित है, तो वो क्या करते थे, अपने जो महल थे उसके दरवाज़ों को बंद करके और अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में लड़ते थे। और जब अपने लड़ते लड़ते अपने ही हथियार के द्वारा अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करते थे, दुश्मनों से मरना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इसको केसरिया करना कहते हैं। तो देखिए राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की परिस्थिति में केसरिया वस्त्र पहनकर स्वयं ही शत्रु को मारते हुए स्वयं ही असीधरा का आलिंगन करना, मतलब खुद के हथियार द्वारा ही खुद की मृत्यु खुद को मौत के घाट उतार लेना। ठीक है दोस्तों, याद रखें, उसे कहते हैं केसरिया करना। आगे देखिए जौहर। ठीक है दोस्तों, जो 2 प्रकार का होता है, अग्नि जौहर और जल जौहर। ठीक है दोस्तों, युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने शील सतीत्व की रक्षा करते हुए जो वीरांगनाएं थी, महिलाएं थी, वो अग्निकुंड या जल में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा केसरिया जब होता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, जौहर होता है। तो उनको पता चल जाता है कि अभी जो युद्ध में क्या है, उनकी जीत की आशा खत्म हो गई है। तो वो क्या करती थी, अपनी स्वामित्व की रक्षा करने के लिए क्या करती थी, अग्निकुंड या जलकुंड में अपने प्राणों को त्याग देती थी, जिसे कहते हैं जौहर करना। तो वह लड़कियों का क्रय विक्रय। सर्वप्रथम कोटा राज्य में 1831 में इस कुप्रथा पर रोक लगाई गई। ठीक है दोस्तों, और कोटा में इस जो क्रय विक्रय होता था उसको क्या बोलते हैं, चौथान बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नात्रा या आना प्रथा। आदिवासी विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह क्या कहलाता है, नात्रा या आना प्रथा। ठीक है दोस्तों,
याद रखिएगा। आगे है कुकड़ी की रस्म। कुकड़ी की रस्म जो सांसी इस जाति की महिलाओं होती हैं उनको अपनी चरित्र की पवित्रता देने के लिए इसकी परीक्षा देनी, सॉरी, पवित्रता के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, कुकड़ी प्रथा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है उसकी जो पवित्रता होती है उसकी जांच करने के लिए ये कुकड़ी की रस्म करवाई जाती है, जो क्या होता है, जिसे आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हो क्या हो कुकड़ी प्रथा। इस टाइम पे मैं आपको बता नहीं सकता इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि कुकड़ी रस्म क्या होती है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। अन्य प्रथाओं में देखिए तो होती है हमला, एक होती है वार, बराड़ी, झगड़ा या दावा राशि, छेड़ा फाड़ना या जिसे तलाक बोलते हैं, मोताना, हमेलो। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना है, ये अन्य प्रथाएं हैं। आगे देखिए जिनमें सह पलायन प्रथा, धारी संस्कार, आटा साटा जानते हैं अभी भी होते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा होने लगे इस टाइम पे, अनाला भोर भू प्रथा, खेवना और पामना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब क्या हैं, जो क्या है प्रथाएं हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपकी आती है मृत्यु की रस्में। ठीक है। मृत्यु की रस्म में जो जिसमें पहला होता है मौसर, मौसर बोल दीजिए चाहे ओसर बोल दीजिए चाहे नुक्ता, ये जो होता है मृत्यु भोज होता है जो मृत्यु के बाद किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उठावना किसे बोलते हैं आपको पता है, 3 दिन या जो 12 दिन होता है, जो बैठक की समाप्ति की जाती है तीसरे दिन या 12 दिन, तो उसे क्या बोलते हैं, उठावना बोलते हैं। आदि श्राद्ध किसे बोलते हैं, मृत्यु के 11वें दिन का श्राद्ध क्या होता है, आदि श्राद्ध होता है। बिखेर, शव पर पैसे उछालने की प्रक्रिया, जो बैकुंठी निकलती है उसमें पैसे पैसे उछाले जाते हैं शव के ऊपर से, तो उसे बिखेर बोला जाता है। आगे देखिए मुकाण, मृत्यु के पीछे संबंधियों द्वारा संवेदना प्रकट करना, जो बैठक में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उनके सगे संबंधी उन्हें मुकाण कहते हैं। आगे देखिए लेन, मृत्यु भोज के बाद सगे संबंधियों द्वारा दिया जाने वाला बर्तन, जो बर्तन दिया जाता है सगे संबंधियों को उनको बोलते हैं लैंड। आगे देखिए बरसी, बरसी आप सभी जानते हैं मृतक की जो वार्षिक दिवस होता है उसको बरसी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए सत्तातेड़ो, सगातेड़ो, मृतक के पीछे से किया जाने वाला भोज होता है उसको सगातेड़ो बोलते हैं। सात्रवाड़ो, बैठक करने का स्थान, जिस उस पर बिछाने वाला वस्त्र होता है, जो बैठक करते हैं उसके स्थान पर जो बिछाने वाला वस्त्र होता है वाइट सफ़ेद कलर का, उसे सात्रवाड़ो कहते हैं। बैंकुटी, मृत्यु को बैठा कर ले जाने वाली जो लकड़ियाँ होती हैं वो बैंकुटी कहलाती है। लांपा, मृत्यु को आग देना, जो बेटे भाई व भतीजे के द्वारा दी जाती है उसे लांपा कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हुक्का भरने जाना, हुक्का भरने जाने का मतलब क्या है, बैठक में जाने से जो गांव के लोग जाते हैं ना बैठक में, उसे कहते हैं हुक्का भरने जाना। आगे देखिए दोस्तों फूल चुगना, मृत्यु के तीसरे दिन जो शमशान में मृतक की हड्डियाँ होती हैं, जो दांत होते हैं हड्डियाँ होती हैं कुछ भी, मतलब उसके शरीर में जो बचा हुआ भाग होता है जो जलता नहीं है, उसको एक जगह पे एकत्रित करके रख लिया जाता है, जिससे बाद में जो हरिद्वार है, गंगा जी हैं, वहाँ पे लेके जाया जाता है। ठीक है, उनमें नदी में बहा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए फूल पधराना, फूल पधराना दोस्तों क्या है, बेणेश्वर मेले में जो माघ पूर्णिमा को मृतक के भस्म को बहाना क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं फूल पधराना। पगड़ी बांधना दोस्तों, अगर 12वें दिन बड़े बेटे के, सॉरी 12वें दिन क्या होता है, बड़े बेटे को परिवार का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पगड़ी बांधना कहते हैं। पानीवाड़ा, पानीवाड़ा देखिए दोस्तों, यह मृत्यु के मरने पर 9वें दिन तालाब पर स्नान करने की क्रिया होती है, पानीवाड़ा, जिसे हम नहान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कपाल क्रिया, दाह संस्कार के समय शव के मस्तक को क्षति पहुंचाना, उसे कहते हैं कपाल क्रिया। आगे देखिए जो दोस्तों गंगाजलि, गंगा में अस्थियों को बहाने के बाद किया जाने वाला भोजन जो होता है वो गंगाजलि होता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए गटोतियो या ढींचो, मृतक के 12 दिन का भोज होता है। तियो आप सभी जानते हो, तिये की बैठक होती है उसे तिया बोलते हैं। देवणिया, 12वें दिन 12 घटक, मतलब जो घड़े पानी के भर के मटके जो होते हैं पानी के भर के रखे जाते हैं उनको बोलते हैं दोहणिया। आगे देखिए धोवण, मृतक के राख को तीर्थ स्थान पर डालकर किया जाने वाला भोजन, जो कहीं पे लोहागढ़ यहाँ पे जाते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, जो उनकी जो राख बच जाती है, ठीक है, उसको लेकर जाते हैं। पिंडदान, मृतक के पीछे से किया जाने वाला पुण्य दान या तर्पण, जिसे क्या बोलते हैं, पिंडदान बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यह हो गई आपकी मृत्यु की रस्में। आगे देखिए दोस्तों, आप कहते हैं वैवाहिक रस्में।
विवाह के समय जो रस्में होती हैं उनको विवाह की रस्में बोलते हैं। देखिए इनमें पहली है सोटा सोटी खेलना। ठीक है दोस्तों, सभी जानते हैं जो नई नई दुल्हन आती है वो वो क्या करती है, जो नीम की डाली होती है उसके साथ अपने देवर या पति के साथ क्या करती हैं, वो खेलती हैं। ठीक है दोस्तों। बरी, जो उसका कपड़ा होता है दुल्हन का। बिहाना देखिए दोस्तों क्या होता है, विवाह के दिनों में गाए जाने वाले सुबह के गीत होते हैं बिहाना। बात अब जानते हो, अब सब चाक बात होता है जो ननियाल पक्ष से आता है। ठीक है दोस्तों। विदड़ विनायक, प्रथम पूजन विनायक, मतलब जो पहले दिन क्या करता है, बिंदाई बिंदाई जी पूजा की जाती है, उसे विदड़ विनायक कहते हैं। बिंदड़ी, विवाह पर मांगलिक कार्य में जो निमंत्रण पत्र होता है या कुमकुम पत्रिका, उसे बोलते हैं बिदड़ी। जात देना, जात देना आप सभी जानते हैं, देवी देवताओं के जाते हैं दोग देने के लिए। ठीक है दोस्तों, होता है जात देना। आगे देखिए, मुकलावा, गोना बोलते हैं। ओझण या उज्जणों, कन्या के विदाई के समय दिया जाने वाला सामान जिसे हम दहेज बोलते हैं, उसे ओझण या उज्जणों बोला जाता है। कंवर कलेवा, जो विवाह के समय क्या होता है, जो कंवर जी होते हैं, कंवर जी किसे, जिसे वो होते हैं ना जवाई जी, जो दूल्हा होता है उसका जो भोजन की व्यवस्था की जाती है उसके लिए अलग से, उसे कंवर कलेवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बारात के समय चाक पूजन सभी जानते हैं। कांकर डोर, विवाह के समय जो वर व वधू को बांधे जाने वाला मांगलिक सूत्र होता है उसे बोलते हैं कांकण डोर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। झोड़, झोड़ होता है दोस्तों, ये अड़ है। ठीक है दोस्तों, झोड़, झोड़ होता है दुल्हन की झोली भरना, झोड़ कहलाता है। ठीक है दोस्तों। छात, नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर क्या होता है, छात होता है। जुआछड़ी, परात में छाछ भरकर चांदी का छल्ला डालकर खेलना। ठीक है दोस्तों, जुआ खेलते हैं ना वापस शादी के बाद, कर शादी होने के बाद जब वापस घर में आती है दुल्हन पहली बार। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है, देवी देवताओं के सामने ये खेल कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। जेवड़ो, तोरण पर सास द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की प्रक्रिया जेवड़ो कहलाती है। दवा रुकाई, आप सभी जानते हैं। पगडोई भी आप जानते हैं, जो बड़े लोग क्या करते हैं, दूल्हे के पगड होते हैं। ठीक है दोस्तों। पलेटो, यज्ञ की परिक्रमा देना। ठीक है दोस्तों, यज्ञ की जो परिक्रमा देते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं पलेटो। पैरावणी सब जानते हैं। टिक्को सब जानते हैं। बांदरवाल सब जानते हैं। खटेयो विनायक, जो गजानंद जी की जो जो क्या होता है, जो मेल होती है उस दिन क्या होता है, जो गजानंद की मूर्ति की स्थापना की जाती है गणेश जी की, उसे बोलते हैं खटियो विनायक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। पीठी, आप सभी जानते हैं। फेरा सभी जानते हैं, सबकी इच्छा है लेने की। बिंदोली, तोरण मारना। बिनोटी या बिनोटा, दूल्हे दुल्हन की जो जूती होती है, ठीक है दोस्तों, उन्हीं को बोलते हैं बिनोटी या बिनोटा। जो वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उनको छुपा ले जाती हैं, वो छुपा लेती हैं और फिर उसके बदले आपसे पैसे मांगेगी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका, अपने जूतों का ध्यान रखना है दोस्तों, वरना आपके पैसे लग जाएंगे फिर वहीं पे। साऊ, आप सभी जानते हैं साऊ। और सुहाग थाल, ठीक है दोस्तों, जो स्त्रियों को, जो लड़की होती है उसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो यहाँ पे आपके ये सभी वैवाहिक रस्में ख़त्म होती हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इनमें से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बाल विवाह मुक्त समाज के लिए एक संदेश है, जो एक लड़की कहती है जिनका विवाह है, बाल विवाह हो गया, वो कहती है कि ऐसे नाजुक कंधों पर शादी का बोझ डाल दिया, जैसे दो खुले परिंदों को किसी खूंटे से बांध दिया। रिवाजों के नाम पर इन्हें यूं ना बांधो, बाल विवाह अभिशाप है, नन्हों पर ये बोझ ना डालो, और जीवन का बंधन खेल समझकर नए रचाएं। जो बाल विवाह होता है उसको खेल मत समझिए, इसे एक परिवार, एक लड़की, एक का जो क्या होता है पूरा